Hello everyone, I welcome you in this online teaching learning process. Dear student, today is our topic velocity triangle of centrifugal pump, which comes under the unit number 6 of hydraulic pump of subject fluid mechanics and machineries. So this is our previous lecture revision. In previous lecture we have studied about cavitation and PSH, priming, effects of cavitation and characteristics curves of hydraulic pump. So today's learning outcome is draw a velocity triangle of centrifugal pump, define mechanical, manometric and overall efficiency, and define static head, suction head and delivery head. तो, तो ये हमारा पहला डायग्राम है वेलोसिटी ट्रायंगल एंड वर्क डन का सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दी है, तो हम लोगों ने अभी तक जो सब चीजें पढ़े सेम यहाँ पे भी वो सब चीजें वही है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इतना होता है कि हम लोगों ने अभी तक टरबाइंस के वेलोसिटी ट्रायंगल्स पढ़े थे, ये पंप का है। मतलब टरबाइन और पंप इन दोनों में जो भी वर्क होता है वो अपोजिट टू ईच अदर होता है, ठीक है ना। सो ये इसका ब्लेड है पंप का, और ये पंप का ब्लेड होने के साथ में ये इंटरनल इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, और ये जो डायग्राम है ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का है। तो देखिए ये इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के टाइप का है, जिसमें जो पानी एंटर करता है वो रेडियली करता है, और रेडियली मतलब 90 डिग्री से। तो इसलिए यहाँ पे जो जेट ऑफ वाटर है वो वर्टिकली इंटर करेगा। सो उस वजह से V1 इज इक्वल टू हो जाएगा VF1, ये लाइन रहेगी VR1 की, ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा U1, और इस कंडीशन में VW1 हो जाएगा 0 और अल्फा भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो हमारा जेट रहता था V1 का, जो जेट ऐसे ट्रायंगल निकलता था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अभी रेडियली मतलब 90 डिग्री से एंटर कर रहे। तो वो जो इंक्लाइन लाइन थी, जो पहले हम लोग यहाँ से हमारी जो इंक्लाइन लाइन निकलती थी जैसा इस टाइप का, तो ये जो इंक्लाइन लाइन है ये वाला, ये लाइन अभी हमारा कहाँ पे आ गया, इस लाइन के ऊपर, ये वाला लाइन के ऊपर। तो इसके बीच का जो एंगल रहता था अल्फा, तो ये अल्फा क्या हो गया अभी यहाँ पे 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते थे V1, तो ये V1 क्या हो गया अभी, ये VF1 और V1 इक्वल्स टू 1 हो गया, सॉरी दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहता था VW1, ये जो रहता था वो VW1। तो ये देखिए क्या हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी एक ही जगह पे आने की वजह से ये जो VW1 हो जाएगा इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था मेन डिफरेंस इसका। क्या डिफरेंस है इसमें, तो इसमें जो लिक्विड एंटर करता है वो रेडियली एंटर करता है, ठीक है। फिर जब बाहर निकलता है तो ऑप्टिक्स एंगल से निकलता है। तो यहाँ ये देखिए ये हो गया ये जो लाइन है ये VR2 का लाइन है, ये VF2 का लाइन है, ये VW2 का, ये U2 का, और ये VR2 का, ठीक है। ये एंगल बीटा और ये एंगल फाई, मतलब पहले हम लोगों का फाई यहाँ पे रहता था तो इसको भी उसमें पलट के इधर लेके आ गया। तो ये कैसा होता है, जिस टाइप का डिजाइन होता है ब्लेड का उस टाइप से पानी इनलेट से एंटर करता है और आउटलेट से बाहर जाता है। तो ये ट्राइंगल बेसिकली हमको यहाँ पे यूज करना है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। मतलब इसके पहले हम लोगों ने पेल्टन व्हील के लिए देखा, फ्रांसिस टरबाइन के लिए देखा, इवन कैपलान के लिए देखा, और उसके पहले 4.7 में हम लोगों ने फिर से इम्पैक्ट ऑफ जेट देखा, इम्पैक्ट ऑफ जेट में देखा था। तो ये स्पेसिफिक सबका अपना अपना अलग अलग ट्रायंगल्स होता है। तो ये जो इनलेट, ये जो ट्रायंगल कहलाया जाएगा ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल कहलाया जाएगा ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए कि पानी 90 डिग्री से एंटर करता है, इसलिए इसको रेडियली बोलते हैं, एंटर करता है पानी रेडियली। इस वजह से रेडियली किसको कहा जाता है दोस्तों, जब एंटर करता है 90 डिग्री से, ठीक है। रेडियल मतलब ही एंट्री और एग्जिट 90 डिग्री से। तो यहाँ पे अल्फा रहेगा 90 डिग्री और VW1 रहेगा 0। अजम्पशन है दोस्तों यहाँ पे नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एडी फॉर्मेशन, मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं होते या एडी फॉर्मेशन नहीं होती। नो लॉस ड्यू टू शॉक एट एंट्री, मतलब शॉक से एंट्री में भी लॉस नहीं होते। लिक्विड एंटर्स द इम्पिलर आई इन अ रेडियल डायरेक्शन, मतलब जो ब्लेड्स का इम्पिलर आया, आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले सेटेबल में, इम्पिलर आया कहाँ पे रहता है, सेंटर में शाफ्ट के ऊपर। तो वहां पे लिक्विड 90 डिग्री से एंटर करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द पैसेज बिटवीन टू एडजेसेंट वेंट, तो जो इसकी जो ब्लेड रहती है दो, तो उसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विड का जेट का वो यूनिफॉर्म रहता है। तो ये चार अजम्पशंस है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर। तो अभी हमको यहाँ पे देखने फॉर्मूलेज वगैरह का।
तो देखिए यहाँ पे ये कुछ अजम ये दिए हुए, एन है स्पीड ऑफ द इम्पिलर इन आरपीएम, डी1 है डायमीटर ऑफ इम्पिलर एट इनलेट, है ना। ब्लेड का डायमीटर एट इनलेट मतलब डी1, ब्लेड का डायमीटर एट आउटलेट मतलब डी2। मतलब ये जो ब्लेड होते हैं उसके साइज अलग अलग होने की वजह से उसके डायमीटर भी इनलेट और आउटलेट में अलग अलग हो जाते हैं। सो u1 मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट, तो इसका फॉर्मूला है पाई d1 n डिवाइडेड बाय 60। ये हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था। u2 है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट आउटलेट, पाई d2 n डिवाइडेड बाय 60। v1 होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, vr1 होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। सो आपको पता है v1 माइनस u1 इक्वल टू होता है vr1। अल्फा है एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। थीटा होता है एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। ये सब जो पुराने टर्म से सब पूरे के पूरे वही टर्म्स है। उसी प्रकार से v2 vr2 b and phi are the corresponding value at outlet. A centrifugal pump is the reverse of radial inward flow reaction turbine. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। A centrifugal pump is a reverse of radial इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अब ये रेडियल इनवर्ट फ्लो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पानी बाहर जब निकलता था तो आउटलेट में वो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री वाला, तो ये उसका रिवर्स है। मतलब यहाँ पे पानी एंटर करते समय 90 डिग्री से एंटर करेगा, इसलिए उसको रिवर्स कहा गया। मतलब दोनों में जो ट्रायंगल बनता है, जैसे इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का आउटलेट का ट्रायंगल 90 डिग्री वाला बनता था, यहाँ पे इनवर्ट का ट्रायंगल बन रहा है। But in case of radial inward flow reaction turbine, the work done by the water on the runner per second unit is given by, मतलब बोलता है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में हम लोगों ने देखा था वर्क डन का फॉर्मूला क्या था पर सेकंड का, 1/g VW1 U1 माइनस VW2 U2। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको सामने माइनस लग जाएगा। समझ में है ना। ये इक्वेशन किस तरह से बनेगा, therefore work done by impeller on the water per second of unit weight is माइनस वर्क डन इन केस ऑफ टर्बाइन, मतलब टर्बाइन में जो वर्क डन होता है उससे माइनस मैंने अपोजिट हो जाएगा। माइनस 1/g VW1 माइनस VW2। इससे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हटाना है तो हमको हर जगह का माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/g VW2 U2 माइनस VW1 U1। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस था तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/g और ये प्लस हो जाएगा VW2 U2 माइनस VW1 U1। फॉर्मूला बनेगा 1/g VW2 U2। ये क्यों ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि पानी रेडियली इनवर्ट में आता है, मतलब VW1 इस कंडीशन में क्या है, जीरो है, इसलिए कि VW1 का जो टर्म है वो जीरो आ जाएगा, तो फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा 1/g VW2 U2। उसके बाद में वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा m VW2 U2। सो m मतलब क्या होता है, मास। मास मतलब क्या रहेगा, रो इंटू क्यू डिवाइडेड इंटू VW2 U2। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये भी हमारा पुराना ही फॉर्मूला है, पाई d1 b1 ये हो गया एरिया इंटू vf1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो Q is equals to pi d1 b1 vf1 is equals to pi d2 b2 vf2, where b1 and b2 are the widths of the impeller। b1 b2 क्या है, widths of the impeller है। So equation gives the head imparted by the water by the impeller on energy given by impeller water per second। तो ये जो इक्वेशन शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि head imparted to the water by the impeller, मतलब वाटर से कितना हेड इम्पिलर के ऊपर एक्ट होता है, हाँ सॉरी, इम्पिलर से कितना हेड वाटर के ऊपर एक्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ हेड्स एंड इफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो देखिए डायग्राम आप लोगों ने पढ़े थे, तो तीन अभी हमको डेफिनेशन हेड्स की पढ़ना है। एक होता है सक्शन हेड, एक डिलीवरी हेड और तीसरा होता है स्टैटिक हेड। तो देखिए पंप के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस ये होता है डिलीवरी प्रेशर, और पंप के सेंटर से सम तक का डिस्टेंस ये होता है सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर को कहा जाता है सक्शन हेड, और इसका सिंपल डेफिनेशन रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप सेंटर ऑफ द पंप टू द सम इज नोन एज सक्शन हेड, or vertical distance from the top of the pump to the center of the pump is known as delivery head। इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। the vertical distance between the center line of the pump shaft and the liquid surface in the tank to which the liquid is delivered। मतलब जहाँ पे जिस टैंक में अपने को पानी पहुंचाना है वहां से लेके तो पंप के सेंटर तक का डिस्टेंस डिलीवरी हेड जिसको बोला जाता है एचडी, और सक्शन हेड मतलब वर्टिकल डिस्टेंस पंप के सेंटर से सम तक का वर्टिकल डिस्टेंस, इसको कहा जाता है सक्शन हेड। तो ये होता है नेगेटिव प्रेशर और डिलीवरी होता है पॉजिटिव प्रेशर। अब तीसरा प्रेशर है स्टैटिक हेड या स्टैटिक लिफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन
ये जो कैपिटल एच दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कहलाया जाता है स्टैटिक हेड। तो इसको क्या कहा जाता है, द समेशन ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड। इन दोनों का एडिशन मतलब स्टैटिक हेड। अब देखिए क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी टर्म समझने लायक है। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया स्टैटिक हेड इक्वल टू एच एस प्लस एच डी। अब देखिए क्या हो रहा है, पंप है, पंप स्टार्ट हो रहा है फुटबॉल से लेके और जहाँ पे पानी डिलीवर कर रहा है वहां तक। अब इस पंप में दो टाइप के प्रेशर जनरेट होते हैं, एक सक्शन प्रेशर पंप के सेंटर से बॉटम तक और सेंटर से ऊपर तक डिलीवरी प्रेशर, और इन दोनों प्रेशर्स का एडिशन होता है स्टैटिक हेड। मतलब पंप में प्रेशर कितना जनरेट होता है, स्टैटिक हेड का। लेकिन पंप जो प्रेशर पे वर्क करता है वो स्टैटिक हेड नहीं होता है, वो होता है मैनोमेट्रिक हेड। वो कौन सा प्रेशर होता है, मैनोमेट्रिक हेड। क्यों मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि देखिए ये जो प्रेशर्स है इसमें लॉसेस कहीं पे भी किए हुए नहीं है। और मैनोमेट्रिक हेड वो हेड होता है ऑन विच पंप हैज टू बी वर्क। मतलब देखिए ये बात तो अच्छे से समझिए, चार टाइप के प्रेशर है पंप के सेंटर से ऊपर तक डिलीवरी प्रेशर या डिलीवरी हेड, पंप के सेंटर से सम तक सक्शन प्रेशर या सक्शन हेड। डिलीवरी हेड और सक्शन हेड इन दोनों का एडिशन होता है स्टैटिक हेड। मतलब पंप में प्रेशर कौन सा जनरेट होता है, स्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, मतलब इन दोनों का एडिशन। लेकिन पंप कौन से प्रेशर पे काम करता है, तो मैनोमेट्रिक हेड के ऊपर। और मैनोमेट्रिक हेड स्टैटिक हेड से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, तो इसका आंसर है कम रहेगा। क्यों, क्योंकि मैनोमेट्रिक हेड मतलब वो हेड जिसके ऊपर पंप काम कर रहा है। तो स्टैटिक हेड जनरेट हो रहा है लेकिन इसमें लॉसेस नहीं है, और जब पंप काम करेगा तो उसमें लॉसेस आएंगे। तो वो लॉसेस को निकालने के बाद जो प्रेशर बचता है उस प्रेशर को कहा जाता है मैनोमेट्रिक प्रेशर। समझ में? सो पंप कौन से प्रेशर पे काम करेगा, मैनोमेट्रिक हेड पे। ठीक है, उसका डेफिनेशन आगे दिया हुआ है, ये देखिए मैनोमेट्रिक हेड। इट इज डिफाइंड एज द हेड अगेंस्ट व्हिच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। इट इज अ टोटल हेड that must be produced by the pump to satisfy the external requirement। मतलब हमें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसके हिसाब से जो पंप प्रोड्यूस करेगा उसको कहा जाता है मैनोमेट्रिक हेड। So it is given by the following expression: if there are no losses in the impeller and casing of the pump, then the manometric head will be equal to the energy given by the liquid by the impeller। मतलब हम अगर अज्यूम करते हैं कि नो लॉसेस है, कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे, तो जितना हम लोगों ने हेड इम्पार्ट किया है उतना ही मैनोमेट्रिक हेड रहेगा। तो हम हेड कितना इम्पार्ट करते हैं, जितना वर्क डन है। So 1 by G VW2 minus U2 minus loss of head in impeller and casing। तो HM क्या रहेगा, वर्क डन माइनस लॉसेस। सो अगर हम लोग इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, इफ लॉसेस आर निग्लेक्टेड, तो हेड HM क्या रहेगा, 1 by G VW2 U। के बाद में है efficiency। In case of a centrifugal pump, the power is transmitted for the shaft of the electric motor to the shaft of the pump and then to the impeller। मतलब पावर शाफ्ट कहाँ से कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर से पंप के शाफ्ट में और पंप के शाफ्ट से इम्पिलर में। फ्रॉम द इम्पिलर पावर इज गिवन टू द वाटर, और वहां से पावर कहाँ जाता है, वाटर में। तो ये द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट इफिशियंसीज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला इफिशियंसी है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है ओवरऑल। तो ये जो पावर ट्रैवल वाटर ट्रैवल करता है पंप में या पावर ट्रैवल करता है, उसके हिसाब से इफिशियंसीज बनी है। कौन कौन सी, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी एंड ओवरऑल इफिशियंसी। तो पहली बात करेंगे हम लोग मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड डेवलप्ड बाय द पंप टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पिलर टू द लिक्विड। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड डेवलप्ड बाय द पंप टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पिलर टू द लिक्विड। तो जो मैनोमेट्रिक हेड है डिवाइडेड बाय हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पिलर टू द लिक्विड। इसका मतलब कि जो इम्पिलर है वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है और पंप में एक्चुअल कितना प्रेशर डेवलप होता है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो होता है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या है, मतलब पंप कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, G इंटू एच एम, और इम्पिलर से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है, तो W VW2 U2 डिवाइडेड बाय G। समझ में है ना? तो ये जो G है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा GHM डिवाइडेड बाय VW2 U2। The power at the impeller of the pump is more than the power given by the liquid at the outlet of the pump। मतलब जितना इम्पिलर पावर देता है उससे ज्यादा पावर हमें आउटलेट ऑफ द पंप में मिलता है। पावर गिवन बाय वाटर एट आउटलेट ऑफ द पंप होता है WHM डिवाइडेड बाय 1000। सो W होता है रो जी क्यू, और उसके बाद HM डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, और पावर एट द इम्पिलर होता है वर्क डन बाय द इम्पिलर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000। सो वर्क डन कितना रहेगा, PQ VW2 U2 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट।
दूसरा है मैकेनिकल इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इम्पेलर कितना पावर डिलीवर कर रहा है और हमारे शाफ्ट के ऊपर कितना पावर मिलता है, इन दोनों के बीच का रेशियो है मैकेनिकल इफिशियंसी। सो पावर एट द इम्पेलर डिवाइडेड पावर एट द शाफ्ट। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एम वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर, और उसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो बन जाएगा किलोवाट। ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप। मतलब इनपुट कितना पावर दे रहे हैं और आउटपुट क्या पावर मिल रहा है। तो आउटपुट पावर क्या है, वेट ऑफ द वाटर लिफ्ट, जो पानी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, इंटू एच, मतलब कितना प्रेशर से। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर आउटपुट ऑफ द पंप। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा किलोवाट्स में। और पावर इनपुट ऑफ द पंप क्या है, पावर सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर ऑफ द पंप। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक मोटर कितना पावर सप्लाई कर रही है, तो कितना पावर कर रही है, जितना शाफ्ट पावर है, और शाफ्ट पावर कितना है हमारा, तो उसका जो वैल्यू गिवन रहेगा। सो इफिशियंसी ओवरऑल क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एच एम डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो हो जाएगा किलोवाट। तो एफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू मैथमेटिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पूरा टरबाइन से अपोजिट रहता है, जैसे हम लोगों ने टरबाइन में पढ़ा था उसके अपोजिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आती है, इसको एज असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा न्यूमेरिकल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप।